हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डेप्रिसिएशन टॉपिक चुना है। ये वीडियो आपके बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएस, सीपीटी, सीएमए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में काम आएगा, क्योंकि मैं बहुत बेस से लेकर के, बहुत छोटे बेस से लेकर के बहुत ऊपर तक जाऊंगा। ध्यान रखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हम लोग जान लें कि डेप्रिसिएशन कहाँ पर डिफाइन किया गया है, अकाउंट्स में इसकी जगह क्या है। तो डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में परिभाषित किया गया है, बताया गया है, डिफाइन करा गया है। और यह 6 क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन क्या है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अस्थायी संपत्ति, कोई भी अस्थायी संपत्ति खरीदते हैं, खरीदने के कुछ टाइम के बाद जब हम उसका यूज करने के बाद उसको बेचते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने Jan 1, 2020 में आपने एक मोटर कार लिया था 8 लाख रुपए, लेकिन आपको लगा कि अब ये जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको आपने बेचने की कोशिश करा। 1.5 महीने के बाद 15 फरवरी 2020 इसको आपने बेचने की कोशिश करा। तो मोटर कार का जो आपको वैल्यू मिला वहां पर, तो कहा कि हम आपको 7,50,000 रुपये से ज्यादा नहीं देंगे। देख लीजिए, आप 1.5 महीने तक इस प्रॉपर्टी को यूज कर चुके हैं, आप नई गाड़ी भी खरीदिए और 10 दिन बाद बेचिए। जैसे आपने कोई कार खरीद लिया, 10 दिन बाद भी बेचेंगे, तो जरूर अगर उसको जानकारी हो गया कि आप 10 दिन पहले इस कार को लिए थे और 10 दिन आपने इस्तेमाल कर रखा है, तो डेप्रिसिएशन तो जरूर कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। तो 1.5 महीने के बाद इस प्रॉपर्टी को जब उसने बेचा तो उसको केवल रियलाइज हुआ 7,50,000, यानी 50,000 जो वैल्यू डाउन हो रही है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन की बात आती। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका डिक्रीज कर जाता है आफ्टर इट्स यूज करने के बाद, तो जो वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझा दिया, किताबी लैंग्वेज दूसरी बात होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दूसरा होता है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू 50,000 जनरेट हो गई, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। अब दो बातें हमने आपको बता दिया कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन है, तो आपका जवाब होगा AS 6। पहला सवाल, डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो आप बताएंगे कि अस्थायी संपत्तियों पर उसको यूज करने के बाद जब हम डेप्रिसिएशन, जब उसको हम बेचते हैं तो जो वैल्यू डाउन होती है, मार्केट वैल्यू जब डाउन होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तीसरी बात हमको जानना है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स अकाउंट्स में बहुत हैं, 10, 15, 20 हैं, लेकिन मेनली जिसका इस्तेमाल होता है अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट में, वो 10 मेथड का लगभग इस्तेमाल होता है, जिसमें 2-3 यूज करते हैं हम लोग। इसका मैंने कोड बनाया है। कोड क्या है कि D4 में वार हुआ तब FIR हुआ। ये D4 मतलब 4 गुंडे थे, डॉन, इनका आपस में मारपीट हुआ, वार हुआ, युद्ध हुआ, तब FIR हुआ। इसका मतलब चारों गुंडों का नाम नोट कर लेंगे फटाफट हम लोग। DBM, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। DBM, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। डेप्रिसिएशन फंड मेथड, या इसी को सिंकिंग फंड मेथड के नाम से जानते हैं। सिंकिंग फंड मेथड के नाम से जानते हैं। सिंकिंग फंड मेथड, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर है डिजिट ऑफ सम नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ वर्षों के अंकों की योग विधि। डिजिट ऑफ सम नंबर ऑफ ईयर्स मेथड। और लास्ट है जो कोल माइन वगैरह में यूज होता है,
ऑयल वेल वगैरह में यूज होता है, जिसको बोलते हैं डिप्लेशन मेथड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, डिप्लेशन मेथड का डेप्रिसिएशन कहाँ यूज होता है, तो आप बताएंगे कोल माइन वगैरह में यूज होता है। कोल माइन, ऑयल वेल, माइनिंग इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन होता है। ये 4 गुंडे हैं आपके D4, इनसे सवाल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, इसका सवाल आपका प्रैक्टिकल पूछा जाता है, बाकी थ्योरेटिकल चीजें हैं। पहले नाम जान लीजिए, 4 हो गए। D4 के बारे में हम लोग जानेंगे। अब वार की बात आती है, युद्ध की बात। वार में अभी आपने वार मूवी देखा होगा तत्काल में। वार, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स का मतलब होता है कार्यशील घंटे। बच्चों जब भी हम अकाउंट में मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सपोज करिए मशीनरी, जब भी हम मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये देखते हैं मशीनरी ने कितने घंटे वर्क करा है, व्हाट द वर्किंग पीरियड ऑफ द मशीनरी, उसके आधार पर उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसलिए इसको बोलते हैं वर्किंग आवर्स मेथड। वर्किंग आवर्स मेथड यानी कार्यशील घंटे। क्या ये मशीनरियों पर होते हैं। एन्युटी मेथड, साल भर का डेप्रिसिएशन क्या है, वार्षिकी मेथड, एन्युटी मेथड। ये रिवैल्यूएशन मेथड, पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन मेथड, पुनर्मूल्यांकन, ये आपका सवाल होता है। तो D4 हो गया, वार हो गया, और फिर हमको सीखना है FIR। ये बात आपको ध्यान रखना है। वर्किंग आवर्स मेथड, एन्युटी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, ये बात आपको ध्यान रखना है। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन यहाँ फर्स्ट नहीं, अस्थायी संपत्ति में एक मेथड बनता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी जब डेप्रिसिएशन अस्थायी किस्तों में हो, किस्त फिक्स हो, डेप्रिसिएशन का किस्त फिक्स हो, इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इससे भी न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बीमा कोष विधि, और लास्ट में रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। तो D4 हो गया, यानी चाइल्ड मेथड उधर हो गए, वार हो गया 3, उसमें हो गए 4, 3, 7, और 3 मेथड इधर, यानी 10 मेथड का ज्यादातर एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें जो आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं DBM से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और SLM से, स्ट्रेट लाइन मेथड से पूछे जाते हैं। तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ DBM के बारे में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM। इससे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का कौन सा ऐसा मेथड्स होता है जिसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनी एक्ट 2013 में परमिशन मिलता है। ये बात, ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये पहला पॉइंट है कि इट इज परमिटेड बाई, इट इज परमिटेड बाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड न्यू कंपनी एक्ट 2013। इसे इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 की परमिशन मिलती है कि फाइनेंशियल अकाउंट में इसी मेथड का यूज होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, कंसेप्ट DBM का मतलब क्या है भी हम लोग जान लें। जब भी हम कोई एसेट्स को लगातार यूज करते हैं उसके बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे सपोज करिए कास्ट ऑफ प्लांट, एक प्लांट है जिसकी कास्ट सपोज करिए कि 1 लाख रुपए, 1 लाख,
इस पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन 10% है पर एनम। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। 1,00,000 का 10,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब इसकी रियल वैल्यू जो होगी, ओरिजिनल वैल्यू, वो 90,000 की बचेगी। फिर सेकेंड ईयर में अगर इसको बेचना चाहेंगे तो इसकी रियल वैल्यू क्या होगी? 10% काट के 90,000 का 10% 9,000, 81,000। कहने का मतलब, मेरी बात समझिए, डीबीएम का कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम डेप्रिसिएशन बैलेंस पर चार्ज करते हैं, अभी यही आप पढ़ेंगे एसएलएम, एसएलएम पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट पर लगता है, यानी 1,00,000 पर ही लगेगा चाहे 10 साल का निकालना। लेकिन डीबीएम में डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे आपका बैलेंस कम होता जाता है उसी तरीके से आपका डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर आपने 10,000 निकाला, 90,000 बचा, फिर इसका 10% आपने किया 9,000। अगर आपको तीसरे साल का भी निकालना होगा तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? 10%। बैलेंस कितना है? 81,000। 81,000 का 10% 8,100। यानी जैसे जैसे आपका बैलेंस डाउन होता जाएगा, जैसे जैसे आपका बैलेंस डाउन होता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है। देखिए फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा था, सेकेंड ईयर में और कम हुआ, थर्ड ईयर में और कम हुआ, ऐसे कम होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब कंसेप्ट क्या होता है? डीबीएम मतलब होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे जैसे बैलेंस होगा उसी तरीके से डेप्रिसिएशन भी डाउन होगा। डिमिनिशिंग मतलब कम होगा, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब तीसरी बात, कभी कभी इसका फार्मूला पूछा जाता है। एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है डीबीएम का, रूट वैल्यू और क्यूब रूट वैल्यू के आधार पे। अगर 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाला जाता है तो रूट वैल्यू का आधार, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला जाता है तो क्यूब रूट की वैल्यू का आधार। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा होता है तो कोई रूट नहीं, तब आपका लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल होता है, उसके आधार पे करते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि बुक वैल्यू, ये क्वेश्चन कई बार आया, ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है जिसकी बुक वैल्यू है 512 रुपए, लेकिन ओरिजिनल कास्ट जब इसको इसने खरीदा था तो 1,000 रुपए था। इसने यूज किया इसको 3 साल। 3 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू थी 512 रुपए। आफ्टर 3 इयर्स इसकी वैल्यू थी 512 रुपए। ये सवाल। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए बाय डीबीएम मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डीबीएम मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? तो यूजिंग पीरियड 3 साल है, तो इसका क्यूब रूट के आधार पे आंसरिंग करेंगे हम लोग। जब भी हम इसका आंसरिंग करेंगे हम लोग फटाफट इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग पहले डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाएंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होगा 1 माइनस क्यूब रूट आप निकालेंगे। क्यूब रूट में आपका बुक वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कास्ट इनटू 100। ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का तरीका हो जाएगा। 3 साल का है तो क्यूब रूट की बात, 2 साल का होता तो स्क्वायर रूट की बात, 3 साल से अगर ज्यादा होगा तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल होगा डेप्रिसिएशन के फार्मूले। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को रख देंगे तो फार्मूला आंसर क्या बनेगा हमारा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का 1 माइनस क्यूब रूट, ये 512 रुपए था, ये आपका 1,000 इंटू 100। ये फिर आप क्या करेंगे? 1 माइनस 512 की क्यूब रूट की वैल्यू 8 इंटू 8 इंटू 8 होगा, 64 इंटू 8 512। 1,000 का क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। ये क्योंकि परसेंटेज निकालना है, या आप इसको क्यूब रूट हटा दीजिए, 1 माइनस 8 बाई 10 इंटू 100। ये इसको करेंगे 10 1 जा 10, 10 माइनस 8 2 बाई 10 इंटू 100, यानी 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। अगर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो 20% 3 साल के बाद। इस चीज को हम लोग वेरीफाइड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऐसे हो सकता है बेटा
कि जैसे आपने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, इसकी ओरिजिनल कास्ट थी 1,000 रुपये। जब भी आपने खरीदा था इसकी ओरिजिनल कास्ट थी 1,000 रुपये। ये इसमें जब आप डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का चार्ज किया आपने 20% के रेट से आप चार्ज कर दो। 1,000 का 20% आपका 200 रुपये होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 800 रुपये बची। फिर डेप्रिसिएशन 20% मारिए 160 यानी 640 रुपये। फिर डेप्रिसिएशन मारिए 20% 128 रुपये। देखिए 512 रुपये बच गए। यही सवाल प्रूव हो गया कि 3 साल के बाद इस प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू 512 रुपये। तो कहने का मतलब ये आपसे सवाल पूछा जाता है, कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपटीशन में डीबीएम के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर मैं एक और मेथड आपको बता दूं जिससे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट रहे। कल के लिए आपको नया टॉपिक पढ़ाऊँ मैं, जिससे और भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो मेथड है अस्थायी किस्त वाली, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये मेथड क्या कहता है, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है इसके बारे में पहले हम लोग जान लें। इस मेथड का यूज ज्यादातर कहाँ पर होता है भी आप जान लीजिए। इट इज यूज्ड इन कास्ट अकाउंटिंग। कभी भी आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस मेथड का इस्तेमाल होता है, तो आप बताएंगे डीबीएम। लेकिन कास्ट अकाउंट में किस मेथड का इस्तेमाल होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। दूसरी बात ध्यान रखना है, यहाँ डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है। डेप्रिसिएशन के जब हम अमाउंट निकालेंगे इसका फार्मूला बनता है ओरिजिनल कास्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। जो भी प्रॉपर्टी की स्क्रैप वैल्यू है माइनस कर देंगे अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ जैसे सपोज करिए ओरिजिनल कास्ट प्रॉपर्टी का 50,000 है और 10,000 स्क्रैप वैल्यू ये, और 10 साल के लिए प्रॉपर्टी आपने यूज करा है, तो डेप्रिसिएशन आपका क्या होगा, 4,000 रुपये होगा। डेप्रिसिएशन आपका 1 साल का क्या होगा, 4,000 रुपये, 4,000। ये इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, सपोज करिए आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कास्ट इंटू 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका है 4,000, ओरिजिनल कास्ट आपका 50,000 इंटू 100, यानी 8% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 8% होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सिंपल चीज एक बता दिया, जिसका कंसेप्ट आपसे छोटे से लेकर बड़े कंसेप्ट तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो।